नागरा सीरीज। नागराज और कालदूत। इच्छाधारी सांपों का द्वीप नागमणि द्वीप। मणिराज की मृत्यु के पश्चात द्वीप का सम्राट बना नागराज, लेकिन विश्व से अपराध का सफाया कर देने का संकल्प लिए नागराज अधिक दिन तक वहां नहीं रुका। प्रोफेसर नागमणि द्वारा तैयार किए गए नकली नागराज की खोज में चल पड़ा वह। उसके बाद नागमणि द्वीप की बागडोर राजकुमारी विसर्पी के हाथों में थी। नागराज द्वीप तक कैसे पहुंचा जानने के लिए पड़े प्रलयंकारी मणि और शंकर शहंशाह। लेकिन उस दिन द्वीप पर एक हंगामा सा मच गया। राजकुमारी जी, नाग सैनिक बोला, द्वीप पर फिर बाजों ने आक्रमण कर दिया है राजकुमारी जी। वह कई नागों को उठाकर ले गए हैं। क्या? राजकुमारी विसर्पी सिंहासन से उछल पड़ी। उसने झपट कर अपने शस्त्र उठा लिए। जल्दी चलो पुजारी बाबा, हमें कुछ करना होगा। उधर बस्ती में भयानक बाजों ने नागों के बीच आतंक फैलाया हुआ था। ओफ आह! तभी नाग कुमारी विसर्पी क्रोध में उफनती हुई वहां आ पहुंची। अपनी प्रजा और सैनिकों की बाजों द्वारा होती दुर्दशा देख उसने अपना धनुष बाजों पर तान दिया। मैं इन्हें जिंदा नहीं जाने दूंगी पुजारी बाबा। और अगले ही क्षण उसने बाजों पर बाणों की वर्षा कर दी। उस भयानक हमले से घबराकर बाजों का झुंड आकाश की ऊंचाइयों में खो गया। आज भी बाज हमारे कई नागों को दबोच कर ले जाने में सफल हो गए हैं। द्वीप वासियों ने राजकुमारी को घेर लिया। राजकुमारी जी, हमें इस मुसीबत का हल ढूंढना होगा, वरना एक दिन यह द्वीप वीरान हो जाएगा। इस मुसीबत को केवल एक ही व्यक्ति समाप्त कर सकता है, और वह है नागराज, नाग सम्राट नागराज। जैसे भगवान ने उनकी पुकार सुन ली, आसमान हेलीकॉप्टर के आवाज से गड़गड़ा उठा और नाग मानवों में एक हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। वे खुशी से चीख उठे, नागराज, लो नागराज आ गया। नागराज हेलीकॉप्टर मैदान में उतारकर द्वीपवासियों के पास पहुंचा। राजकुमारी विसर्पी, पुजारी बाबा, ये सब क्या हो रहा है? द्वीप पर बाजों का आक्रमण हुआ था नागराज, और वे हमारे कई साथियों को उठाकर ले गए। नागराज क्रोधित हो उठा। ओह, इन शैतानों को समाप्त करने का कोई उपाय शीघ्र ही सोचना होगा। तभी हेलीकॉप्टर पर चढ़ा शूलकंठ चीखा, राजकुमारी, पुजारी बाबा। क्या हुआ शूलकंठ? ओह, इससे क्या हुआ? देखिए, यहाँ एक अन्य मानव भी है। यह सुनते ही प्रहरी नाग क्रोध में फुफकारते हुए हेलीकॉप्टर की ओर लपके। ओहो नहीं, ठहरो! नागराज विद्युत की तेजी से हवा में लहराया। ठहरो, रुक जाओ! क्रोधित नाग प्रहरियों को वहीं रोककर नागराज हेलीकॉप्टर में घुस गया। अगले ही क्षण नागराज के साथ नागदंत को हेलीकॉप्टर से बाहर आते देख सभी नाग चौंक उठे। नागराज, कौन है ये मानव? नागदंत, जिसने नागराज बनकर पूरे विश्व के सामने मुझे आतंकवादी बना दिया था। ओह, लेकिन इसे तुम यहाँ क्यों ले आए नागराज? द्वीप के नियम व कानून के अनुसार यहाँ बाहर का कोई भी मानव आकर जीवित नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ विसर्पी, लेकिन नागदंत केवल मानव नहीं है, मेरी ही जितनी शक्तियों का स्वामी है ये। विसर्पी, पुजारी बाबा एवं समस्त नागमानवों, द्वीप के अलावा अगर यह शैतान कहीं और रहा तो पूरे विश्व की गर्दन पर तलवार बनकर लटकता रहेगा। क्या आप मानव जाति का विनाश चाहते हैं? कदापि नहीं नागराज, हम इसे द्वीप पर ही कैद में रखेंगे। चलो नागदंत। शीघ्र ही पुजारी बाबा उन्हें लेकर बस्ती से दूर बनी एक झोपड़ी के पास पहुंचे। नागराज, यह है द्वीप का कारागृह है। भुजंग भट्ट, संभालो अपने नए कैदी को। अगले ही क्षण भुजंग भट्ट ने नागदंत को कारागृह में धकेल कर द्वार बंद कर दिया। चलो नागराज, ये भुजंग भट्ट की कैद से बचकर नहीं निकल सकता। रात घिर आई थी। नागराज नागदंत की तरफ से निश्चिंत हो चुका था। नागमणि द्वीप के निवासी नागराज की वापसी का जश्न मना रहे थे। बताओ नागराज, शूलकंठ जीतेगा या असी पक्ष? थोड़ा धीरज धरो राजकुमारी, अभी हार जीत का फैसला हो जाता है। कभी शूलकंठ मध्य रेखा की तरफ बढ़ता हुआ प्रतीत होता था, तो कभी असी पक्ष। एक द्वंद्व शूलकंठ व असी पक्ष के बीच जारी था, व दूसरा भुजंग भट्ट की कैद में पड़े नागदंत के दिलो दिमाग के बीच। मुझे हर हालत में आज रात ही इस कैद से बाहर निकलना होगा। दूर हट जाओ मेरे शरीर से, अब मुझे इस कैद से आजाद होना है। और अगले ही पल अपनी असीमित शक्ति से उसने नागरस्सी का बंधन तोड़ दिया, और फिर नागदंत का एक मामूली प्रहार ही उस कारागृह का दरवाजा तोड़ने के लिए काफी था। नागदंत को इस कागज की जेल में कैद किया है नागराज ने। अभी उस भुजंग भट्ट को भी देखता हूँ। कहाँ है बे भुजंग भट्ट? लगता है डर कर भाग गया। नाग के रूप में विश्राम कर रहा भुजंग भट्ट यह ललकार सुनकर फुफकार उठा और शीघ्र ही मानव रूप में आ गया। सावधान नागदंत, मैं तुम्हें कैद से भागने नहीं दूंगा। और अगले ही क्षण भुजंग भट्ट की फौलादी पूंछ की टक्कर नागदंत की छाती पर पड़ी। फिर भुजंग भट्ट ने नागदंत को संभलने का अवसर न दिया। उफ!
अब तुम्हारी हार निश्चित है नागदंत। भुजंग भट्ट के इस दाव में फंसे नागदंत को अपनी जान निकलती हुई सी प्रतीत हुई। तभी नागदंत ने एक अमोघ शस्त्र का प्रयोग किया, जहरीली फुफकार, जो एक हाथी को भी मौत की नींद सुला देने में सक्षम है। ओफ, ये क्या किया शैतान, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भुजंग भट्ट लड़खड़ा गया और उधर लड़खड़ा गया असीपक्ष। इधर शैतान नागदंत ने भाला उठा लिया था। अब तुम्हें तुम्हारी निश्चित हार, यानी मौत से कोई नहीं बचा सकता भुजंग भट्ट। उधर शूलकंठ ने विजयश्री प्राप्त की। असीपक्ष हार गया नागराज। हाँ, शूलकंठ जीत गया। इधर घायल हुए भुजंग भट्ट को नागदंत भाले से गोदता चला गया। ओह, आह! और फिर घायल भुजंग भट्ट को तड़पता हुआ छोड़कर वह वहां से भाग निकला। अंतिम सांसें गिनता हुआ भुजंग भट्ट नाग रूप में आकर रेंगता हुआ नगाड़े पर चढ़ गया। मुझे मरने से पहले नागदंत के भागने का समाचार नागराज को देना होगा। और फिर वह अपनी आखिरी सांस तक नगाड़े पर फंड पटकता चला गया। उधर नागराज ने शूलकंठ की विजय पर तालियां बजाई। बहुत अच्छे शूलकंठ, तुम निश्चित ही सर्वशक्तिमान हो। और तभी वातावरण नगाड़े की आवाज से गूंज उठा। चौंक उठा नागराज। पुजारी बाबा, ये नगाड़े की आवाज कैसी? नागराज, लगता है भुजंग भट्ट किसी विपदा में है। शीघ्र ही वह कारागृह तक पहुंच गए। ओहो, महाबली भुजंग भट्ट तो मृत पड़ा है। हाँ, नागदंत फरार हो गया। और अगली सुबह नागमणि द्वीप पर नागदंत की खोज प्रारंभ हो गई। स्वयं नागराज भी तेजी से नागदंत की खोज में बढ़ रहा था। नागदंत को जल्दी खोजना आवश्यक है। अरे, ये गुफा कैसी? इसमें से यह धुआं कैसा? मुझे इसमें प्रवेश करना चाहिए, किंतु यह भारी चट्टान। नागराज ने अपनी अतिशक्ति का प्रयोग किया। जरूर उस नागदंत ने ही इस चट्टान से इस गुफा का मुंह बंद किया होगा। शीघ्र ही उसने चट्टान को हटा फेंका। वह जरूर ही अंदर छुपा होगा। आगे तो अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। ओह, उस मोड़ से रोशनी आ रही है। ओहो, ये तो किसी भयंकर जीव के सांस लेने का स्वर लगता है। वह भयानक दृश्य देखते ही विस्मय से आंखें फैल गई नागराज की। ओह, ये कौन है? भयानक सर्प फुफकार उठा। कालदूत की गुफा में घुसकर उसकी तपस्या भंग करने की चेष्टा कैसे की रे दुष्ट मानव। मानव इस द्वीप पर कदम नहीं रख सकता और तू मेरी गुफा तक घुस आया, किंतु तुझे मरना होगा। लेकिन बाबा, कालदूत के तीनों मुखों से जहरीली फुंकारें निकली, लेकिन नागराज अपनी जगह छोड़ चुका था। उफ! चट्टान के स्थान पर एक गड्ढा नजर आने लगा। अगर ये फुंकार मुझसे टकरा जाती तो मैं भी इसी पत्थर की तरह गल जाता। फिर तो कालदूत ने फुंकारों की वर्षा कर दी, जिसके फलस्वरूप गुफा की छत से भारी भारी चट्टानें टूटकर नीचे गिरने लगी और नागराज उन चट्टानों के बीच फंस गया। बड़ी फुर्ती दिखा के बच रहे हो बेटा, अब बताओ कैसे बचोगे? मेरी बात तो सुनिए बाबा, मैं इस द्वीप का। किंतु कालदूत ने फिर से उस पर हमला कर दिया। नागराज ने एक बड़ी चट्टान उठाई और विष के उस गोले की तरफ उछाल दी। उफ! ऐसे कब तक बच पाऊंगा मैं? नागराज जैसे बलशाली को भी आज दांतों तले पसीना आ गया। कालदूत की अगली फुंकार का सामना उसने अपनी जहरीली फुंकार से किया। आज मौत निश्चित है नागराज। दोनों के टकराने के परिणाम स्वरूप कालदूत की फुंकार ने अपना रास्ता थोड़ा बदल दिया, किंतु फिर भी वह नागराज के कंधे को झुलसा गई। आह! उफ! नागराज को लगातार अपनी फुंकार से बचता देख कालदूत ने उस पर अपनी बलशाली पूंछ का प्रहार किया। बहुत खेल लिया रे मानव, अब तेरी यही लीला यहीं समाप्त करता हूँ। इस पूंछ के वार से तू नहीं बच सकता। ओह! ओह! कालदूत के तीनों हथियार उसकी पूंछ के नीचे दबे नागराज की ओर बढ़ने लगे कि तभी, ठहरिए महात्मा कालदूत, कृपा कर रुक जाइए। कौन है? नागकुमारी विसर्पी। यह नागराज है महात्मन, नागमणि द्वीप के सम्राट नागराज। क्या? एक मानव नागमणि द्वीप का सम्राट? यह विलक्षण मानव है महात्मन। सैकड़ों नाग मानवों के सम्मुख कुलदेवी का आशीर्वाद मिला है इसे। विसर्पी ने नागराज के सम्राट बनने की सारी कहानी कह सुनाई। और तब, ओहो, अगर ऐसा है नाग सम्राट नागराज, तो हम तुमसे इस भूल की क्षमा चाहते हैं। मुझे शर्मिंदा ना करें महात्मन, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा अवश्य शांत करें महात्मन कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? नागराज, मैं इस द्वीप पर कदम रखने वाला पहला इच्छाधारी नाग हूँ, जिसने दुनिया भर के इच्छाधारी सांपों को अपने तपोबल से इस द्वीप पर लाकर आबाद किया है। दुनिया भर के सभी सांपों से संपर्क करने के लिए मैं यहाँ तपस्यारत था। आज दुनिया का प्रत्येक सांप मेरी आज्ञा मानता है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर यह परेशानी के भाव क्यों हैं? महात्मन, एक खूंखार अपराधी नागदंत हमारी कैद से निकल भागा है। हम उसे ही ढूंढते फिर रहे हैं। ओहो, केवल इतनी सी बात? आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि नागदंत कहाँ है। दिखाइए महात्मन। शीघ्र ही कालदूत ने अपने मुंह से एक मणि उगल कर हाथों में ले ली। नागराज, अपनी इच्छित वस्तु की कामना करके इस मणि में देखो। नागराज ने मणि हाथ में लेकर नागदंत का नाम लिया ही था कि मणि जगमगा उठी और उसमें दृश्य बदलने लगे। हा हा हा, कुछ ही देर बाद मैं इस द्वीप से भी नागराज की कैद की तरह फरार हो जाऊंगा। तभी, अरे,
ये एकाएक अंधेरा कैसे छाता जा रहा है। और जैसे ही नागदंत ने आसमान की ओर देखा, अरे इतने विशालकाय बाज, ये तो मेरी ही तरफ आ रहे हैं। बाज तेजी से नागदंत पर झपटे, लेकिन वह जमीन पर लेटकर बच गया। शीघ्र ही खड़े होकर उसने पेड़ की मोटी टहनी उठा ली और नागदंत बहुत बहादुरी से उनका सामना कर रहा था। किंतु तभी एक बाज पीछे से नागदंत पर झपटा और ओह महात्मन, नागदंत को तो बाज उठा कर ले गए। और फिर नागराज कालदूत से विदा लेकर गुफा से बाहर आ गया। चलो विसर्पी, हमें नागदंत को बाजों से बचाना है। महात्मा कालदूत से हम बाद में मिलेंगे। और फिर मानवता का रक्षक चल पड़ा बाजों की खोज में। अब दोनों समस्याओं का हल एक ही जगह मिलेगा और जल्दी ही दोनों खुले मैदान में आ गए। अब हमें बाजों के हमले की प्रतीक्षा करनी होगी। कुछ ही देर बाद, लो नागराज, जिनका तुम्हें इंतजार था वे आ गए, सांपों के दुश्मन। हाँ विसर्पी, तैयार हो जाओ, अब हमें इनके सहारे नागदंत तक पहुंचना है। शीघ्र ही दो बाज उनकी ओर झपटे और एक विसर्पी को पंजों में जकड़कर उड़ चला, जबकि दूसरे बाज को नागराज ने पकड़कर जमीन पर लिटा दिया। और अगले ही पल नागराज की सर्पीली आंखें बाज की आंखों को भेदने लगी। अब तुम मेरे वश में हो, तुम वही करोगे जो मेरी मानसिक तरंगे तुम्हें निर्देश देंगी। नागराज का सम्मोहन चला और बाज नागराज का गुलाम हो गया। तभी नागराज बाज की आंखों में मानवीय आंखें देखकर चौंक पड़ा। अरे ये तो पहले से किसी और के सम्मोहन में बंधा है, मुझे देखना होगा वह है कौन। नागराज ने पुनः एकाग्र होकर उसकी आंखों में झांका। अगले ही पल बाज की आंखों में एक आकृति उभरी और कुछ देर बाद नागराज बाज के पंजों में जकड़ा आकाश की ऊंचाइयों में उड़ा चला जा रहा था। मुझे अपने आका के पास ले चलो। जल्दी ही नागराज को वह बाज नजर आने लगा जो विसर्पी को ले उड़ा था। अरे वह तो उस द्वीप की तरफ उड़ रहा है। उधर वह बाज विसर्पी को लेकर टापू की धरती की ओर बढ़ने लगा। अगले ही पल वह एक विशालकाय बाज की मूर्ति के ऊपर मंडरा रहा था और फिर मूर्ति की खुली चोंच के ऊपर पहुंचकर उसने विसर्पी को बाज के मुंह में छोड़ दिया। नागराज वहीं एक पेड़ पर छिपा दृश्य को देख रहा था। ओह ये क्या बला है, ना जाने इस मूर्ति के गर्भ में क्या है और विसर्पी किस हाल में होगी। दिन में इन आदिवासियों को छेड़ना ठीक नहीं होगा। पहले देखता हूँ कि विसर्पी को छोड़कर यह बाज कहाँ जाते हैं। और अगले ही पल वह पुनः बाज के पंजों में जकड़ा उड़ चला। ओह इतने सारे बाज और ये गैंडा, ये जरूर इनका प्रशिक्षक होगा। नागराज को एक डाल पर छोड़कर बाज पिंजरे के दरवाजे में प्रविष्ट हो गया। ओहो, अंतिम बाज शाहुल भी आ पहुंचा। इसका मतलब आज दो बाज मारे गए। और बाजों के प्रशिक्षक बाजुली के जाने के बाद तो मुझे इन बाजों को खत्म करना है, किंतु कैसे। तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। वाह, अगर मैं इनके पीने के पानी में विष मिला दूं तो यह सब पानी पीते ही समाप्त हो जाएंगे। नागराज पिंजरे के दरवाजे को खोलकर अंदर घुस गया। है तो यह अमानवीय कार्य ही, लेकिन इतनी बड़ी नागजाति की रक्षा के लिए मुझे इन कुछ बाजों की बलि लेनी ही पड़ेगी। किंतु उसके अंदर घुसते ही बाजों ने शोर मचाते हुए उस पर हमला कर दिया। नाग जाति की रक्षा के लिए नागराज उन 50 खूंखार दरिंदों के बीच घुस गया था। उफ, अरे इनके शोर मचाने से तो इनका प्रशिक्षक सतर्क हो जाएगा। बाज अपने चोंचों व पंजों से उस पर हमला करने लगे। उफ ओह, मुझे अपनी आंखें इनके प्रहारों से बचानी होंगी। बाजों के घातक प्रहारों को मुस्कुराकर सहते हुए आखिर नागराज ने पानी को अपनी फुफकार से विशाला कर ही दिया। किंतु तभी यह था बाजों का प्रशिक्षक बाजुली, जो बाजों का शोर सुनकर वहां आ गया था। कौन है रे दुष्ट, बाजुली के बाजों को मारने आया है। इन शैतानों को तैयार करने वाले शैतान, तुझे यहाँ तेरी मौत खींच लाई है। और फिर वह पिंजरा एक अखाड़ा बन गया, जिसमें एक तरफ नागराज था तो दूसरी तरफ 51 पहलवान। सावधान बाजुली। शक्तिशाली प्रहार के फलस्वरूप बाजुली उछला और किंतु बाजुली फुर्ती से उठा और दोनों भिड़ गए एक दूसरे से। दोनों ही शक्ति में एक दूसरे से बढ़कर थे, परंतु नागराज को साथ ही बाजों का भी सामना करना पड़ रहा था। टक्कर बेजोड़ थी दोनों की। नागराज बाजुली का भी सामना कर रहा था और मौका मिलते ही बाजों को भी मार रहा था। नागरस्सी का फंदा बाजों की जान बहुत आसानी से ले लेता था। अब की बार नागराज ने एक तीर से दो शिकार करने का एक अनोखा तरीका निकाला। उसने बाजुली को उठाकर बाजों के झुंड की ओर उछाल दिया और बाजुली के भीम का शरीर के नीचे दबकर एक दो वहीं धराशायी हो गए। चमत्कारी शक्तियों का मालिक बाजुली अब क्रोध से कांप उठा। अरे दुष्ट, अब बहुत खेल हो चुका, ले बच अब मेरी मानसिक शक्ति के प्रहार से। और उस जबरदस्त मानसिक शक्ति के प्रहार के फलस्वरूप नागराज उछलकर दूर जा पड़ा। उफ, ये तो बहुत खतरनाक है। और अगले ही कुछ जबरदस्त प्रहारों ने नागराज को बेबस कर दिया। हाय, उफ, नहीं नहीं नहीं, क्यों, ले अब मर इस घातक शक्ति से।
कितना घातक था वह वार। बाज की आवाज भी ना निकल पाई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। नागराज की शक्ति जवाब दे चुकी थी। वह खड़ा ना रह सका। बचा लिया तुझे इस बाज ने बेटा, लेकिन अब नहीं बचेगा। उफ, लगता है बचूंगा नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। बाजुली उसकी तरफ बढ़ा। बाजुली ने नागराज को बाहों में कसकर जैसे ही उसे पलटा, नागराज ने घातक विष उसके मुंह पर उगल दिया और नागराज का यह अचूक वार बाजुली को महंगा पड़ा। वह त्योरा कर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। आह! अब नागराज अपनी पूरी शक्ति बटोर कर उठ खड़ा हुआ। मुझे अभी और शैतानों का सामना करना है। फिर नागराज काल बनकर उन बाजों पर टूट पड़ा। नागों की मौत के दूत बाज नागराज के विषैली फुफकार का सामना न कर पाए। उफ, ये दोनों आखिरी हैं। नहीं नहीं, ये तूने क्या किया? मेरे वर्षों की मेहनत से सिखाए व पाले हुए मेरे सभी बाजों को मार दिया तूने। किंतु अब नागराज ने बाजुकी को संभलने का मौका नहीं दिया। वह उछलकर बाजुली के सीने पर सवार हो गया और जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए उसने अपने पैर नहीं हटाए। मरते वक्त ये जान ले दुष्ट कि मैं नागराज हूँ और तूने अपनी मेहनत गलत काम में लगाई, इसलिए तेरी जिंदगी के साथ वह भी व्यर्थ गई। फिर नागराज उस बेमिसाल अखाड़े में से 51 पहलवानों को मारकर विजयी होकर बाहर निकल रहा था। ओह, रात घिर आई है। नागराज एक दिशा में बढ़ चला। आज उसे काम भी तो बहुत थे। चलो, बाजों का संकट तो हमेशा के लिए टला, पर अब मुझे विसर्पी नागदंत व अन्य नागों को ढूंढना है। कुछ देर बाद, अरे, ये तो मैं समुद्र के किनारे पहुंच गया। किंतु यह चमक कैसी? यह तो कोई जहाज है और कबीले वाले भी मशाले लिए यहाँ खड़े इशारा कर रहे हैं। रॉकी, फटाफट स्टीमर उतारो और आइलैंड पर पहुंचो। और जल्दी ही रॉकी का स्टीमर द्वीप के किनारे आ लगा। आओ रॉकी साहब, इस बार तो बहुत माल है आपके लिए। हम भी तो माल लाए हैं, तुम्हारा सरदार कंगालू। नागराज हैरान था ये सब देखकर। ये तो स्मगलर लगते हैं, पर इनका यहाँ क्या काम? पीछा करके देखता हूँ। एक सुनसान स्थान पर वे सब ठिठक गए। रॉकी साहब, अब इस काम में बहुत मुसीबतें आ गई हैं। आपको हमारा मेहनताना बढ़ाना होगा। जरूर, मैं बॉस से बात करूंगा। एक आदिवासी ने बढ़कर जमीन पर लगा एक ढक्कन उठाया। चलिए रॉकी साहब, आपको आपका माल दिखा दें। और नागराज के देखते ही देखते वे सब उस रिक्त स्थान में समा गए। अरे, ये सब तो अंदर उतर गए हैं। फिर नागराज भी उसमें उतर गया। कोई बहुत बड़ा रहस्य लगता है। इस द्वीप पर कोई खतरनाक खेल खेला जा रहा है शायद। और यह दृश्य देखकर तो दंग रह गया नागराज। ये देखिए रॉकी साहब, कैसे शानदार नाग पकड़े हैं इस महीने हमारे बाजों ने। अब आप इन्हें ले जा सकते हैं। चाहे तो इनकी खाले बेचें, चाहे विष, चाहे ऐसे ही बेच दे इन्हें। नागमणि द्वीप के सैकड़ों नाग वहां शीशे के बक्सों में कैद थे। उफ, ये लोग तो पोचर्स हैं, सांपों की खाल बेचने वाले। किंतु एक पेटी में नागदंत भी बंद था। अरे, ये क्या कंगालू सरदार, पेटी में आदमी? हाँ रॉकी साहब, शायद यह इच्छाधारी नाग है। हमने इसलिए इसे आजाद नहीं किया और यह आज ही पकड़ में आया है। तभी एक गनमैन जोश से बोल पड़ा, रॉकी साहब, मुझे पता है ये कौन है। ये नागराज है। नागराज, अपराधियों का काल। बॉस इसे देखकर बहुत खुश होंगे रॉकी साहब। नागराज? अच्छा, प्रोफेसर नागमणि का आविष्कार। ठीक है, इसे संभाल कर ले चलो। तत्पश्चात वह पेटियां बाहर निकाली जाने लगी। रॉकी साहब, अगली बार हमारा ध्यान रखिएगा। जरूर। परंतु अगली बार शायद आनी ही नहीं थी। आगे बढ़ते आदिवासियों के सामने सांपों की दीवार खड़ी हो गई थी। हाय, इतने सांप, ये बाहर कैसे आ गए? डर के मारे इतने सांपों के साक्षात दर्शन से कईयों के हाथों से तो शीशे की पेटियां ही छूटकर जमीन पर बिखर गई। आज नहीं छोड़ेंगे, बरसों का बदला लेंगे आज ये हमसे। और फिर शुरू हुई जंग सांपों की और इंसान रूपी शैतानों की। जबकि नागराज और नागकुमारी विसर्पी, देखते ही देखते नाग ने मानवीय रूप धारण कर लिया। नागराज, तुम यहाँ खड़े हो? अरे, तुम तो बहुत घायल हो। हाँ नागकुमारी, किंतु मैं अलग नहीं खड़ा, रॉकी पर नजर रखे हुए हूँ, जो नागदंत को लेकर भागने की फिराक में है। उधर चलो, जल्दी चलो, सब गड़बड़ हो गया लगता है, पर इसे तो हम बचाकर ले ही जाएंगे शिप में। लेकिन नहीं, रुक जाओ रॉकी साहब, अब एक भी कदम आगे न बढ़ाना। चौक उठा रॉकी। फिर भी उसने नागराज पर गोलियों की बौछार कर दी। हाय, एक और नागराज। किंतु उसे लगा कि उसकी गन में नकली गोलियां भरी थी, क्योंकि उसके चेहरे पर पड़ने वाला नागराज का प्रचंड घूसा उसे असली लगा। फिर दोनों आदिवासी भी पेटी फेंक कर नागराज पर झपटे। दोनों ने भाले नागराज के जिस्म में पैवस्त कर दिए, किंतु नागराज का वार वह भी न सह पाए। नागकुमारी विसर्पी ने दौड़कर वह भाले नागराज के पेट से बाहर खींच लिए। ओह नागराज, ये क्या हुआ? कुछ नहीं विसर्पी, मुझे इन घावों से कुछ नहीं होता, मेरे घाव अपने आप ठीक हो जाते हैं। रॉकी ने मौका देखकर गन सीधी की और
नागराज ने विसर्पी को धक्का देकर बचा ही तो लिया उन जानलेवा गोलियों की बौछारों से। हट जाओ विसर्पी, हट जाओ। पलक झपकते ही नागराज पलटा और नागराज के शरीर में वास करने वाले नागानंद व नागनाथ ने अगले ही पल रॉकी के प्राण ले लिए। आह! तभी वातावरण स्टीमर के इंजन की आवाज से गूंज उठा। अरे ओह, ये स्टीमर में कौन भागा? नागदंत? अरे नागदंत कहाँ गायब हो गया? लगता है वह भाग गया नागराज। और उनके देखते ही देखते स्टीमर दूर होता चला गया। आओ विसर्पी, पहले हम इस द्वीप के सरदार से मिल लें। चलो नागराज। नाग सम्राट नागराज व नाग कुमारी विसर्पी सरदार कंगालू की बस्ती में पहुंचे, जहां नाग मानवों ने कंगालू को कैदी बना लिया था। आओ नाग सम्राट नागराज, राज सिंहासन ग्रहण करो। नागराज सिंहासन पर बैठ गया। सरदार कंगालू, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। हमने अपने दुश्मन बाजों को, उनके प्रशिक्षक बाजुली को समाप्त कर दिया है। अब हम अपने द्वीप पर चले जाएंगे, किंतु तुम्हें हमको वचन देना होगा कि आगे से कोई ऐसा घृणित कार्य तुम दोबारा नहीं करोगे। हम तुम्हें वचन देते हैं नागराज। तब कंगालू ने नागराज को अपने स्मगलरों से गठबंधन की पूरी दास्तान कह सुनाई। सरदार कंगालू, हम तुम्हें दाल, मसाले व और भी बहुत सी चीजें देंगे। बदले में तुम्हें हमें सांप देने होंगे, सैकड़ों हजारों सांप। फिर हमने उनके बताए तरीकों से तुम्हारे द्वीप से बहुत से सांप पकड़े। चौंच में छोड़ा गया सांप सीधा नीचे जाता और वहां रखी पेटी में गिरता, जिसे हमारे आदमी बंद कर देते। सरदार कंगालू, क्या तुम्हें पता है ये शैतान कहाँ से आते थे और किसके लिए काम करते थे? नहीं नागराज, ज्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार मैंने रॉकी के मुंह से सुना था कि इनका बॉस कुवैत का एक शेख यूसुफ बिन अली खान है। पूरे विश्व में उसका जानवरों का व्यापार चलता है। ओह! फिर वह रात वहां गुजार कर नागराज, नागकुमारी व अन्य नागमानव अगले दिन अपने द्वीप पर लौट चले। नागराज, आज तुमने संपूर्ण नागमणि द्वीप वासियों को अपना ऋणी बना लिया है। लेकिन नागराज के मस्तिष्क में केवल दो नाम हथौड़े की तरह बज रहे थे, यूसुफ बिन अली खान, नागदंत।